समाजशास्त्र की आज की इस ऑनलाइन क्लास में समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी भैया बहनों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हमने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी पर चर्चा की। आज उसमें जो बचा है सेकेंड पार्ट, इसको हम हमेशा जो भी टॉपिक आप लोग वीडियो में देखिएगा उसको हम प्रत्येक टॉपिक को दो पार्टों में, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में डिवाइड करके विभाजित करके आप लोगों को वीडियो बना करके भेज रहे हैं, जिससे आसानी के साथ आप लोग समझ सकें। ठीक है, उसमें एक चीज पर विशेष आप ध्यान देनी है कि उस पर फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, ठीक है, पहले आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट पढ़ना है। सेकेंड पार्ट यदि आप पहले पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट को बाद में पढ़ेंगे, तब वह चीज उसका सीक्वेंस नहीं बन पाएगा, फिर वो आपके समझ में कम नहीं। इसलिए पहले फर्स्ट पार्ट प्रत्येक टॉपिक के, फिर सेकेंड पार्ट पढ़ते हुए जब आप चले जाएंगे तो एकदम बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, लगभग हमने ये प्रयास किया है वीडियो में कि आपके जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह लगभग सभी प्रश्नों का समावेश हो सके। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि आप लोग देखेंगे तो सावधानी पूर्वक तो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का प्रत्युत्तर आसानी के साथ आप लोग दे ले जाएंगे। अब हम लोग आते हैं आज आगे की कड़ी में गिल्सवर्ड महोदय का। तो इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा है। गिल्सवर्ड महोदय समाजशास्त्र, ये सब आपको जितने भी हैं, कितने भागों में कितने बांटा है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। जो चीज हम बता रहे हैं कि इन्होंने उसमें किसकी अध्ययन किया है, वो सब चीजें आपको अपने मन मस्तिष्क में समाहित करना पड़ेगा, तब फिर उसके बाद आप प्रश्न को का उत्तर देने में कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसी पर ध्यान रखना है, ठीक है। और समाजशास्त्र से भी बहुत मुश्किल विषय है, बहुत सरल विषय है और साइंस है, यह समझने वाला विषय है, यह याद करने वाला विषय नहीं है। ठीक है, समझ जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कभी भूलने वाला भी नहीं है। तो अब देखिए गिल्सवर्ड, इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा है। पहला क्या है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मोर्फोलॉजी। अब इसमें इन्होंने जनसंख्या के घनत्व, जो ये सोशल मोर्फोलॉजी है, इसमें इन्होंने किसका अध्ययन किया है? जनसंख्या के घनत्व प्लस आकार, इसको ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान देते चलेगा। इसमें इन्होंने 2 चीजों पर जोर दिया है। तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र में इन्होंने जो हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या के घनत्व तथा आकार का अध्ययन किया है। ठीक है, जो ये घनत्व और आकार जो है सामाजिक संरचना के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान करता है। तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र में हम जनसंख्या के घनत्व तथा आकार का अध्ययन करते हैं, जो सामाजिक संरचना के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान करता है, अकॉर्डिंग टू गिल्सवर्ड। फिर उसके बाद आता है सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, असामाजिक नियंत्रण समाज को, क्योंकि समाज में 2 प्रकार के समाज को नियंत्रित करने के साधन है। ठीक है, एक औपचारिक साधन है और दूसरा अनौपचारिक साधन है। ये तो हमने आपको पिछले कक्षाओं में बताया कि समाज को नियंत्रित करने के 2 प्रकार के साधन हैं, एक औपचारिक और सेकेंड अनौपचारिक। ठीक है, एक है फार्मल और एक है इनफॉर्मल। ठीक है, तो समाज में जो समाज को नियंत्रित करते हैं, इसमें 2 प्रकार के साधन हैं। वह साधन कौन कौन से हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसमें? सामाजिक नियंत्रण में। तो इसमें लोक रीति, कौन सी? लोक रीति प्लस प्रथा। ठीक है, जो प्रथाएं हमारे यहाँ है, तो लोक रीति, प्रथा,
परंपरा, रूढ़ि, कानून, फैशन। देखिए यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। फैशन भी समाज को नियंत्रित करता है। ये सब तो चीजें आप लोग बेसिक रूप से जानते ही हैं कि लोकप्रिय समाज को नियंत्रित करने का एक कौन सा साधन है? औपचारिक साधन। प्रथा है, परंपरा है, रूढ़ि है, कानून कौन सा है? अनौपचारिक साधन है। लेकिन उसमें फैशन भी जो है समाज को नियंत्रित करने का एक प्रमुख साधन है। हम इसमें इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि यही जो है, यही जो लोक रीति है, ये जो प्रथा है, ये जो परंपरा है, जो रूढ़ है, जो कानून है, जो फैशन है, ठीक है, यह सब कुछ हमारे व्यवहार को नियंत्रित तथा व्यवस्थित करता है। ठीक, तो सामाजिक स्वरूपशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? जनसंख्या के घनत्व तथा आकार का अध्ययन करते हैं। सामाजिक नियंत्रण में हम किसका अध्ययन करते हैं? समाज में जो भी प्रचलित लोक रीति है, प्रथा है, परंपरा है, रूढ़ि है, कानून है, फैशन है, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यही जो है वह समाज को नियंत्रित तथा व्यवस्थित करता है। फिर उसके बाद में देखिए सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं, ठीक है। अब सामाजिक प्रक्रियाओं में सोशल प्रोसेस व्यक्ति और समाज के बीच में होने वाले अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन करते हैं हम? व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतः क्रिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति समाज के साथ जिस प्रकार से अंतः क्रिया करता है, ठीक है, अंतः क्रिया का हमने बताया था वहां पर अध्ययन करने में समाज में, ठीक है, कि हम जिस व्यक्ति के साथ जिस प्रकार की अंतः क्रियाएं करते हैं उसी प्रकार से हमारे भाव की अभिव्यक्ति भी उसी प्रकार से होती है, ठीक है। तो हम किसके साथ किस प्रकार की अंतः क्रिया कर रहे हैं? हम मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं कि मानवीय रूप से जुड़े हुए हैं, कि हम फॉर्मल रूप से जुड़े हुए हैं कि इनफॉर्मल रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो सामाजिक प्रक्रियाओं में इसमें व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा ये अंतःक्रियाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि समाज का वास्तविक आधार क्या है? अंतःक्रियाएं ही हैं जो सामाजिक प्रक्रिया में हमेशा मौजूद रहती हैं। जो हमारी जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं और सामाजिक प्रक्रियाएं हमेशा क्या रहती हैं? मौजूद रहती हैं। जैसे क्योंकि इसी अंतःक्रियाओं के आधार पर ही हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जिस प्रकार से पिता पुत्र, माता पुत्री या माता पुत्री, ठीक, पति पत्नी, शिक्षक विद्यार्थी, तो जिस प्रकार से अंतःक्रियाएं होती हैं उसी अंतःक्रियाओं के आधार पर ही लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए संघर्ष करते हैं। और प्रतिस्पर्धा, समाज में जो प्रतिस्पर्धा की भावना है वह प्रतिस्पर्धा की भावना भी इन्हीं अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप पैदा होती है। तो अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप क्या क्या है? सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, ठीक है। देखिए तो यह जन्म देती है किसको? एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए, संघर्ष की प्रवृत्ति और प्रतिस्पर्धा की जो समाज में जो प्रवृत्ति होती है वह इन्हीं अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप ही पैदा होती है। यहाँ देखिए ये इन्हीं अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप पैदा होती है। यह सब किसमें आ जाएगा? सामाजिक प्रक्रियाओं में। अब उसके बाद जो यह लास्ट है, लास्ट जो है वह सामाजिक व्याधि, सोशल पैथोलॉजी, ठीक है। तो जो हम सोशल पैथोलॉजी में इसमें समाज को विकसित करने वाली, ठीक है, या सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करने वाली जो भी स्थितियां होती हैं जो समाज को विकसित कर रही हैं या समाज में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे अपराध, बाल अपराध,
गरीबी, ठीक है, इससे अपराध है। ये भी समाज में समस्याएं उत्पन्न करती हैं, बाल अपराध, गरीबी, ठीक है। फिर जो जिसको आप निखरता कहते हो, समाज में सबसे प्रमुख समस्या क्या है? गरीबी है। गरीबी भी एक प्रमुख समस्या है जो समाज में अनेक प्रकार की समाज की व्याप्ति को उत्पन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। तो गिब्स महोदय ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा। यहाँ पर हमने चर्चा किया सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसमें हम जनसंख्या के घनत्व तथा आकार का अध्ययन करते हैं। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण में समाज में जो भी प्रचलित लोक रीत, प्रथा, परंपरा, रूढ़, कानून, फैशन आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक प्रक्रियाएं, तो सामाजिक प्रक्रियाओं में मुख्य रूप से अपनी चर्चा हमने आपको से की हुई है कि सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, तो इसका अध्ययन करते हैं। सामाजिक व्याप्ति, समाज को विकसित करने वाले कारक, समाज में समस्याएं उत्पन्न करने वाले कारकों का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अपराध है, बाल अपराध है, निखंता है या और अन्य प्रकार के जो भी समाज को विकसित करने वाले कारक हैं, उन सब कारकों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अब हम लोग आते हैं कारण पर। ठीक है, अब देखो आदर्श काम महोदय, आदर्श काम महोदय, आदर्श काम, ठीक है, इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में बांटा है। ठीक, फर्स्ट है सामाजिक स्थैतिकी और सेकेंड है सामाजिक गतिकी। ठीक है, इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को कितने भागों बांटा? इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 2 भागों बांटा, सामाजिक स्थिति और समाज की गतिकी। ठीक है, अब समाज की स्थिति में इसके अंतर्गत संस्थागत जटिलताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो सामाजिक स्थिति है, तो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत हम समाज में जो भी संस्थागत जटिलताएं हैं, हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, आओ इसमें समाज गति में इसमें समाज में 2 चीज मुख्य रूप से कौन कौन? विकास प्लस परिवर्तन। स्वाभाविक स्थिति है कि अगर विकास होगा तो समाज में परिवर्तन की स्थिति हमें अवश्य ही दिखाई देगी। तो समाज की स्थिति के अंतर्गत संस्थागत जटिलताओं का अध्ययन किया जाता है तथा समाज गति के अंतर्गत इसमें समाज में विकास का स्वरूप किस प्रकार से हो रहा है और उस विकास के फलस्वरूप समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, हम लोग मुख्य रूप से इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए समाज की स्थिति में इसके अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों, इसके अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों के क्रिया प्रतिक्रिया समाज स्थिति में, ठीक है, समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों के
क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जैसे आर्थिक संस्था, परिवार, परिवार भी क्या है की परिवार, राज्य, यह सबका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, इसी के अंतर्गत। ठीक है, क्या की चीज हमने बताया, हमने आर्थिक संस्था, फिर क्या बताया परिवार, फिर क्या बताया राज्य। ठीक है, आज इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, सामाजिक स्थिति के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है देखिए सामाजिक गति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत संपूर्ण इकाई, हाँ इसको देखिए, अब यहाँ पर एक ध्यान देना है, इसको हम संपूर्ण एक इकाई के रूप में देखते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जब हम इसको एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखेंगे, देखिए विकास परिवर्तन, अगर इसके एक भाग में परिवर्तन होता है, जब विकास की प्रक्रिया होती है, तो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कई भागों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें इसको हम संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं, तथा इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि समाज में विकास तथा परिवर्तन का क्या योगदान है। ठीक है, तो यह देखिए, यह सब चीजें हम समाज की गति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दुर्खिम महोदय। तो अगस्त्य महोदय ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु कितने भागों में बांटा, 2। समाज स्थिति, इसके अंतर्गत संस्थागत जटिलताओं का अध्ययन। इतना ही अगर आपको याद रहेगा तो प्रश्न आप कर ले जाएंगे। इसके अंतर्गत संस्थागत जटिलताओं का अध्ययन किया जाता है। समाज गति में, इसमें समाज में विकास तथा विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट दुर्खिम, अब हम लोग आते हैं इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को देखिए ध्यान करो, दुर्खिम का इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। ठीक, फर्स्ट ध्यान को देखते जाइए। तो दुर्खिम महोदय समाजशास्त्र के विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहला क्या है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक स्वरूप शास्त्र। ठीक ना, अब देखिए, अब इसके अंतर्गत इन्होंने किसका अध्ययन किया है, इसके अंतर्गत मानव जीवन पर, हमारे और आपके ऊपर भौगोलिक कारकों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक ना, तथा जो हम मुख्य रूप से इसका अध्ययन करते हैं कि जो मानव जीवन है, उस मानव जीवन पर भौगोलिक कारकों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक ना, इसमें जैसे जनसंख्या संबंधी समस्याएं, दुर्खिम महोदय ने सामाजिक स्वरूप शास्त्र में जैसे किसका अध्ययन किया, जैसे जनसंख्या संबंधी समस्याएं, उसका घनत्व, आकार तथा स्थानीय विवरण, जनसंख्या का घनत्व, उसका स्थान, ठीक ना, तथा स्थानीय विवरण हम आज का अध्ययन इसमें करते हैं। नेक्स्ट आइए सामाजिक स्वरूप शास्त्र, फिर सामाजिक शरीर शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजिकोलॉजी। ठीक, इसके अंतर्गत समाज के निर्माणक के विभिन्न अंगों, समाज को निर्माण करने में किसका योगदान है, जैसे धर्म,
धर्म जो है समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, धर्म धार्यते इति धर्म। जो जिस धर्म को हम धारण किए हुए हैं वही हमारा सबसे पुनीत धर्म है। जैसे इस समय आप लोगों ने किस धर्म को धारण किया हुआ है? इस समय आप लोगों ने सिर्फ एक धर्म है, वह धर्म आपका क्या है? विद्यार्थी धर्म। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक ना? इसके अलावा सब धर्म को छोड़ दीजिए। वर्तमान में जिस धर्म को आपने धारण किया हुआ है सिर्फ उसी के अनुरूप अपने कार्यों का क्रियान्वयन कीजिए, आप निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ठीक ना? तो समयानुसार आप प्रत्येक धर्म को धारण करते हैं। अब इस समय हम विद्यार्थी धर्म को धारण किए हुए हैं। हम 4 घंटे बैठ करके पूजा करने लगे, हम समाज सेवा करने लगे। तो ये तो जो हमारा धर्म है इस समय, क्या उस धर्म के साथ हम न्याय कर पा रहे हैं? नहीं। इसलिए कहा गया धार्यते इति धर्म। जिस समय जो आपने जिस धर्म को धारण किया हुआ है सिर्फ उसी के अनुरूप आपको अपने कार्यों का क्रियान्वयन करना चाहिए। अन्य के विषय में आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वह समय आएगा तब आप उस धर्म के अनुरूप अपने कार्यों का क्रियान्वयन कीजिएगा। तो ये जो सामाजिक शरीर शास्त्र में धर्म आ गया, ठीक ना? फिर इसके अलावा भाषा, ठीक ना? कानून, परिवार आदि का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि कहा गया है ना, इसीलिए कहा गया है कि जो हमारी मातृभाषा हो, अगर हम मातृभाषा में अगर हम यदि अपना अध्ययन तथा अध्यापन कार्य क्रियान्वित करते हैं तो हम ज़्यादा सफलता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, क्योंकि उस समय हमारी थीम ज़्यादा विकसित होती है। परिवार, क्योंकि कहा गया है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार क्या है? मानव स्वभाव की पोषिका है। परिवार क्या है? मानव स्वभाव की परिचायिका है, ठीक? तो यह तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, परिवार क्या है? मानव स्वभाव का संवर्धन गृह है। परिवार क्या है? मानव स्वभाव का संवर्धन गृह है, ठीक ना? तो ये जो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं हम सामाजिक शरीर शास्त्र में इसका अध्ययन करते हैं। फिर लास्ट जो आता है आपका इनके द्वारा समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत सामान्य समाज शास्त्र, ठीक ना? तो यह जो थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया, यह समान समाजशास्त्र है। समान समाजशास्त्र क्या है? इसमें सामाजिक जीवन के सामान्य तत्वों का पता लगाना, सामाजिक जीवन के समान तत्वों का पता लगाना। पिछली कक्षाओं में हमने आपको इस पर चर्चा किया था कि क्योंकि यह सामान्य तत्व जो हैं, यही छोटे छोटे जो तत्व हैं, इन्हीं तत्वों से मिलकर के किसी भी समाज की संरचना का निर्माण होता है। अगर ये जो तत्व हैं, ठीक ना, अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी हम एक अच्छी संरचना का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? हम पढ़ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं, सर दर्द करने लगेगा, तमाम प्रकार की स्थितियां हमारी दिक्कत आ जाएगी, क्या हम अध्ययन कर पाएंगे? ठीक ना? तो जो सामान्य तत्व हैं, हम उन सामान्य तत्वों का पता लगाने और उन सामान्य तत्व जो हैं, ठीक ना, उनको सामान्य तत्वों के नियमों को ज्ञात करने का हम प्रयास यहाँ पर करते हैं, जो सामाजिक जीवन में, जो हमारे और आपके जीवन में स्थिरता तथा निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक हैं। ये जो है समाज में हमें स्थिरता प्राप्त करनी है, निरंतर प्रगति के मार्ग पर यदि हमें अग्रसर होना है, ठीक ना, यदि निरंतरता हमें प्राप्त करनी है, समाज में प्रगति के मार्ग पर यदि हमें अग्रसर होना है, तो ये जो समाज में जो भी सामाजिक तत्व हैं, इन तत्वों का बोध होना हमें नितांत आवश्यक है कि ये तत्व जो होते हैं किस प्रकार से किसी समाज की संरचना को प्रभावित करते हैं, ठीक ना, अर्थात समाज में ये जो तत्व हैं ये किस प्रकार से जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो दुर्खीम महोदय ने इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। फर्स्ट क्या है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सेकेंड क्या है? सामाजिक शरीर शास्त्र, और थर्ड क्या है? सामान्य समाजशास्त्र। फिर देखिए हम लोग आते हैं मैक्स वेबर, ठीक ना। मैक्स वेबर ने जो समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा है। पहला है एक सामाजिक क्रिया
और दूसरा है सामाजिक संबंध। ठीक ना। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर महोदय ने कितने भाग में बांटा? फर्स्ट सामाजिक क्रिया, ठीक है। अभी भी हमने आपको बताया कि मैक्स वेबर महोदय ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 2 भाग बांटा। एक जो है वह सामाजिक क्रिया और सेकेंड है सामाजिक संबंध। क्योंकि जिस प्रकार से हम क्रिया करेंगे एक दूसरे के साथ, जिस प्रकार से अभी भी अंतःक्रिया की बात आई, इस पर भी चर्चा किया हमने कि जिस प्रकार से हम अंतःक्रिया या क्रिया करते हैं उसी प्रकार से समाज के साथ हमारे संबंधों का भी निर्माण होता है। फिर आते हैं मैक्यूअर। मैक्यूअर, ठीक है। अब देखिए मैक्यूअर महोदय क्या कहते हैं, ठीक है। इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु में एक चीज पर जोर देते हैं, इन्होंने सामाजिक संबंध को ही समाजशास्त्र के विषय वस्तु का वास्तविक आधार बनाया है। किसको? सिर्फ एक सामाजिक संबंध को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार बताए। तो यह महान भाव एक चीज पर सिर्फ जोर देते हैं, किस पर? सामाजिक संबंध को ही इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को वास्तविक आधार बताया है। ठीक। अब देखिए आज ये जो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है यह पूरी फर्स्ट पार्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दिया था, आज सेकेंड पार्ट, आज यहाँ पर यह पूरा समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाप्त हो गया। फिर अगली कक्षा में समाजशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं और इसकी क्या सीमाएं हैं हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।